जैसा कि हम लोगों ने पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट करने का सोचा था, उसी में आज आपके सामने पॉलिटी का सबसे स्टार्टिंग चैप्टर संविधान सभा लेकर हम शामिल हुए हैं। आप सभी के सामने संविधान सभा को आज डिस्कस किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आपका निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज एक नई उम्मीद के साथ एक अच्छे तरीके से पॉलिटी के वो सारे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उसको हम अपनी इस पूरी सीरीज़ में मेहनत के साथ अच्छे तरीके से लगन के साथ आपके लिए लाएंगे। और आपको कहीं भी पॉलिटी संबंधित कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख के क्वेश्चन अप कर सकते हैं, क्योंकि आज आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है संविधान सभा। संविधान सभा को आज हम देखेंगे। मेरी क्लास में आपको केवल कंटेंट में एक खास बात ये मिलेगा कि मैं उन्हीं बातों की चर्चा करता हूँ जो बातें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। न मैं उतना ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, ना इंटरेस्टिंग न फन वो चीज़ें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जो मेरे पास जिस चीज़ के लिए आते हैं, जिस कंटेंट के लिए आते हैं, वो कंटेंट देने में मुझे ईमानदारी हमेशा रखनी चाहिए। इसलिए हाँ, बीच में कभी कभी कोई बातें याद आ जाती हैं तो कभी कभी मैं भी वो बातें बोल देता हूँ। तो उन चीज़ों को छोड़ के कंटेंट पे ध्यान रखिए। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी कंटेंट को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको ध्यान से मेमोराइज करना आपके लिए, सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए संविधान सभा स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा जब आप स्टार्ट करें तो एक बात याद रखें कि संविधान सभा से पहले, बनने से पहले इसकी पृष्ठभूमि जरूर जान लें। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो आपकी थी, इसमें सबसे पहले जो बातें हमें सुनने को मिल रही हैं या सुनने को हमें सबसे पहले मिला था, उसमें गांधी का वक्तव्य था 1922 में, जिन्होंने संविधान सभा को एक नॉर्मल वे में अनौपचारिक रूप से बोला था, कथन के रूप में बताया था। तो 1922 में सबसे पहले गांधी के द्वारा संविधान सभा वर्ड को बोला गया था, या मांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक भविष्य की बात को रखा गया था कि हम इस प्रकार के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का हमें निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें सभी दल के व्यक्ति बैठेंगे। इस तरह की एक इनकी विचारधारा 1922 में ही थी। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। अगस्त के महीने में लाया गया था, इसलिए इसका पूरा नाम अगस्त प्रस्ताव रखा गया है। 1940 में लाया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन इसमें इन्होंने ये बात कही थी कि जितने भी इसमें व्यक्ति होंगे, जो सदस्य होंगे संविधान सभा के, वो सभी क्या होंगे? भारतीय होंगे। इस बात से यहाँ के जो प्रमुख दल थे उनकी इसमें मनाही हो गई। उन्होंने इसे मना कर दिया, इसे ठुकरा दिया। उसका कारण ये था कि भारतीय वो होंगे जो ब्रिटिश सरकार के यहाँ पर सदस्य हैं, ब्रिटिश सरकार के अधिकारी हैं, वो भी भारतीय माने जाते थे। यानी जो संविधान सभा में सदस्य होगा वो ब्रिटिश सरकार के जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भी सदस्य बनने के योग्य हो जाएंगे। इस तर्क पर भारत के जितने भी उसमें प्रमुख दल के जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयासरत जो भी दल थे, उन सभी के द्वारा इसको नकार दिया गया। तो अगस्त प्रस्ताव भी संबंधित है संविधान सभा से। उसके बाद हम देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव जो आपको 1942 में देखने को मिलता है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में इसमें कहा गया था कि क्रिप्स के द्वारा कि हम जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो एक संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक के तरह है। कहने का ये अर्थ है कि आपकी सरकार खुद ही जा रही है। भारत छोड़ो आंदोलन का बहुयामी रूप देखने को मिल रहा था और इनका जाना तय था ब्रिटिश सरकार का। तो खुद ही जब आप जा रहे हैं तो आप हमें एक प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? हम तो संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो एक प्रकार से इसका विरोध हुआ था कि युद्ध के उपरांत संविधान सभा का निर्माण करने की बात कही जा रही थी, जिसको कि यहाँ के प्रमुख दलों के लोगों ने नकार दिया। ये दो पृष्ठभूमि के रूप में आपको याद करना है। इसके बाद सीधे ज़्यादा आपको इस तरह कंटेंट में नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं हमारे टोटल संविधान सभा में निर्माण प्रक्रिया में टोटल सदस्यों की संख्या थी 389। जो आप देखेंगे तो 292 सदस्य आपके थे प्रांत से, और उस समय आपके पास 11 प्रांत थे। आप कहीं लिख लीजिएगा, 11 प्रांत थे, और 4 आपके वो थे जो CCA यानी चीफ कमिश्नरेट एरिया से संबंधित सदस्य थे। 292 सदस्य आपके कुल प्रांत से आए थे। जो भारत के कुल प्रांत उस समय 11 थे, और 4 आपके CCA थे,
चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र थे उनसे आए थे। इसके अलावा 93 ऐसे सदस्य थे जो देसी रियासत से संबंधित थे। ब्रिटेन सरकार दो प्रकार से हमारे ऊपर राज करती थी या दो भारत के ऊपर राज करती थी। एक जो प्रांत और चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र को मिलाकर था, जिसे ब्रिटिश सरकार का पूरा कंट्रोल हुआ करता था, और 93 देसी रियासत थे, राजा महाराजाओं के क्षेत्र थे, जिस पर कि अप्रत्यक्ष रूप से राजा महाराजाओं का, अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का ही शासन था। तो आप देख रहे हैं 93 और 200 टोटल जोड़ेंगे 296, इनको कंक्लूड करेंगे तो 389 कुल सदस्यों की संख्या आएगी। ये टोटल मेंबर थे जो संविधान सभा के पहले बैठक के लिए नामित थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो भी व्यक्ति सदस्य बने थे वो निर्वाचित हुए थे या मनोनीत, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। उस समय जो प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 में, उन प्रांतीय चुनाव में जो हर 11 प्रांत हैं, 11 प्रांत में जो सरकार बनी थी, उन सरकार के विधानसभाओं से चुने गए हुए व्यक्तियों को हम संविधान सभा में बैठाए थे। यानी जनता ने सीधे रूप से संविधान सभा में सदस्यों को चुनने में भूमिका नहीं निभाई थी, इसलिए हम कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया था। चुनने में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाने वाले कौन थे? प्रांत में जो प्रांतीय सरकार बनी थी, वहाँ की जो विधानसभा, आज के हिसाब से समझेंगे तो वहाँ की जो विधानसभा थी, उन विधानसभाओं में जो विधायक, आप समझने के लिए इसको वर्ड यूज कर सकते हैं, उस समय जो विधायक होंगे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसलिए जनता का यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप हमें देखने को मिलता है। ये टोटल 296 और 93 करने के बाद 389 आता है। 389 मेंबर्स संविधान सभा में पहली बार चुने गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान का विभाजन होगा, 90 सदस्यों की कमी हो जाएगी और आपके पास 90 सदस्य की कमी के बाद टोटल 299 मेंबर्स आपके पास पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा में बचेंगे। इस बात को आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहली बैठक हम देखते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की सबसे पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे अच्छी बात यह उभर के आई कि हमने सबसे पहले संविधान सभा का एक अध्यक्ष चुना, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया पहली बैठक में। इस डेट को याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इनको किस लिए चुना गया, तो उसके रीज़न आपको ये समझना है कि इनको चुनने का केवल ये रीज़न था कि ये सबसे अधिक बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे अधिक सम्मानीय भी थे, बुजुर्ग भी थे, इसलिए इनको ये पद दिया गया था। और इसी में आप देखेंगे तो पहली बैठक में ही मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था। इस बात को भी आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के टोटल मेंबर संविधान सभा में 73 थे, जिसे मुस्लिम लीग को लगा कि हमारा स्पष्ट और पावरफुल या शक्तिशाली बहुमत हमारा संविधान सभा में नहीं है। इसके कारण उन्होंने इस प्रकार का काम किया और मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया। जब संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया तो इससे संबंधित उस समय जो वर्तमान में वहाँ पर ब्रिटेन में पार्टी थी, चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसके प्रधानमंत्री थे चर्चिल। इनके द्वारा एक वक्तव्य आया कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये कथन बहुत बार देखने को मिला है, परीक्षाओं में पूछा गया है कि यह कथन किसका था, तो चर्चिल का था, जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। 1944-45 में इनकी सरकार गिर जाती है, लेबर पार्टी की सरकार आती है और इटली के द्वारा इटली प्रधानमंत्री बनते हैं, संविधान सभा का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी। ये कथन चर्चिल का है, इसे आप याद रखेंगे। मुस्लिम लीग जब बहिष्कार कर दिया तो चर्चिल ने एक कमेंट के रूप में इसको मारा कि मुस्लिम लीग को बना दिया दुल्हन, और इन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विवाह है, यानी संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसमें कि दुल्हन यानी मुस्लिम लीग ही गायब है। मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था उस समय वास्तविक रूप से यही थी, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। अब जब हम संविधान सभा में देखते हैं 9 दिसंबर को पहला बैठक, तो इसमें 207 लोग उस समय उपस्थित हुए थे। बाकी लोग किसी कारणवश 73 तो बहिष्कार कर दिए, और भी लोग उस देसी रियासत के थे, वो भी उस समय नहीं पहुंचे थे। तो 207 लोगों की संख्या थी। ये आपसे इतना डीपली नहीं पूछता है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक 2 दिन बाद। इसमें हमने केवल एक काम किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने उस समय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। ये अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए, ये आपको याद भी होगा। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई है, 2 दिन बाद 1946 को, और इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, जिसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 1947 को स्वीकार कर दिया गया। बाद में जाकर यही उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका यानी प्रस्तावना का रूप बनी है। इस बात को आप याद रखें। इसके आगे जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा हमें चुनाव से संबंधित बातों को समझना है। भीमराव अम्बेडकर जो मुख्य रूप से अपना सबसे ज़्यादा इस पूरे संविधान सभा में जो प्रमुख समिति थी उसके अध्यक्ष थे, उनके बारे में समझ लेना है। भीमराव अम्बेडकर जो थे, हमारा चुनाव लड़ने वाले कहाँ से थे? भीमराव अम्बेडकर सबसे पहली बार बम्बई से चुनाव लड़े थे, जहाँ से वो हार गए थे। हारने के बाद उन्हें बंगाल से सीट मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थन के रूप में उनको उतारा गया था। अब बंगाल से ये जीते थे, लेकिन मुस्लिम लीग का बहिष्कार करने के बाद और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये वाली जो सीट थी ये पाकिस्तान में चली गई, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। बंगाल में चली जाने के कारण इनकी ये भी सीट यहाँ से हट गई, जिसके बाद इनको संविधान सभा में अध्यक्ष बनाने के लिए फिर से पुनः बम्बई से इनको लड़ाया गया। बम्बई से मतलब इनको खड़ा किया गया है। अब बम्बई से इनको उस समय के वहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद के कहने पर उस समय वहाँ के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, पहले प्रांत में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री नहीं, तो उस समय के जो बम्बई के प्रधानमंत्री थे, इसलिए मैं प्रधानमंत्री शब्द यूज कर रहा हूँ, वीजी खड़े, उनको रिक्वेस्ट किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और उन्होंने एम.आर. जयंकर के सीट पर इनको जीत दिलाई या कह सकते हैं नियुक्त किया। एम.आर. जयंकर ने अपनी सीट को छोड़ दिया और बम्बई से ये सदस्य बनकर संविधान सभा में शामिल हुए। इस बात को भी आपको याद रखना है। इस्तीफा दे दिया एम.आर. जयंकर ने और अपनी सीट पर इनको निर्वाचित कर दिया। इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न अगर इस तरह से पूछा जाए कि संविधान सभा में सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर कहाँ से चुनाव लड़े थे, तो बम्बई से लड़े थे। अगर वहाँ पर ऑप्शन आपको बम्बई बंगाल दोनों हैं, तो भी आप चुनाव कहाँ से लड़े थे अगर आप लगाएंगे प्रथम बार, तो बम्बई ही होगा। यदि उसमें बम्बई ऑप्शन नहीं है और पूछा जाता है कहाँ से जीते थे, तब आप बंगाल ऑप्शन को टिक मारेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। एनसीईआरटी के थ्रू ये भी सही है, इसको हमने चेक करके आपको लाया है। अब इसके बाद हम देखते तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता ही होगा भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी इसका नाम है। एक पांडुलेपन समिति भी इसी का नाम है। पांडुलेखन समिति भी ड्राफ्टिंग कमेटी का ही नाम है। ड्राफ्टिंग कमेटी बोलिए, चाहे प्रारूप समिति बोलिए, चाहे पांडुलेखन समिति बोलिए, तीनों एक ही है। कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सोचेंगे कि ये कौन सी समिति आ गई, तो ऐसा नहीं है। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो प्रारूप समिति के जो प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप समिति के जो प्रारूप तैयार किए थे, उसे अगर आप देखेंगे तो प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार करने में बी.एन. राव का सबसे प्रमुख भूमिका है। बी.एन. राव ने प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति ये सब बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। इनके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। कुल संख्या इसमें 7 थी, जिसमें एक महिला भी थी। ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगा। हिंदू धर्म की पहेलियाँ और एक है पाकिस्तान, पूरा नाम इसका पाकिस्तान पर विचार। हाँ, ये बार बार मैं भूल जाता हूँ। पाकिस्तान पर विचार, ये 2 किताबें भीमराव अम्बेडकर की हैं, जो एक अच्छी बुक है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित किताब है, इसे आप याद रखिएगा। टोटल अधिवेशन की बात करेंगे, टोटल कितने अधिवेशन हुए थे, तो टोटल अधिवेशन की संख्या 12 थी, जिसमें हम 11 अधिवेशन देखते हैं संविधान के निर्माण के लिए किया गया है। एक अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को जो हुआ था, उसको भी अगर आप जोड़ देंगे तो 11 + 1 12 अधिवेशन टोटल हुआ है, यानी 12 मीटिंग हुई है संविधान बनाने को लेकर। इसे भी एक जगह लिख लीजिएगा। 24 जनवरी की अगर बात करें तो एक प्रमुख दिन है। 24 जनवरी 1950 को आपको समझ लेना है कि इस दिन
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे और संविधान के पहले अगर देखते हैं तो निर्माण प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गई थी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद, जो टोटल 395 अनुच्छेद बने थे 8 अनुसूचियों में 22 भाग में, उसे अगर आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेदों में से टोटल 16 अनुच्छेद ऐसे देखेंगे तो आपको 15 अनुच्छेद दिखेगा। अभी मैं दोनों का अर्थ आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, दोनों में फ़र्क क्या है। 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, कब? 26 नवंबर 1949 को। बाकी के अनुच्छेद आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को टोटल अनुच्छेद 395 जो बने थे उसमें से 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया, जिसमें 15 अनुच्छेद दिखाए जाते हैं जो नागरिकता संबंधित प्रावधान है, राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, और भी सारे प्रावधान उसमें इलेक्शन कमीशन संबंधित प्रावधान है जो चुनाव करा के सरकार बनाई। ये सारे प्रावधान 15 अनुच्छेद में आते हैं। लेकिन अनुच्छेद 394 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 है वो अगर उसी दिन लागू हुआ है, अगर उसको भी काउंट करेंगे तो 16 अनुच्छेद हो जाएगा, क्योंकि 394 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संविधान के निम्नलिखित 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू किया जा रहा है। बाकी बचे हुए अनुच्छेदों को हम कब लागू करेंगे? 26 जनवरी 1950 को। इसका स्पष्ट विवरण अनुच्छेद 394 में मिलता है। तो 394 का भी अनुच्छेद अगर आप जोड़ेंगे उस दिन लागू हुआ है तो टोटल 16 संख्या हो जाएगी, और केवल 394 अनुच्छेद के अंदर जो भाग वर्णित है उसको पढ़ेंगे तो 15 अनुच्छेदों की बात कही गई है। तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बना था उस दिन लागू कर दिया गया। बाकी सारे अनुच्छेद जो बचे हुए हैं 395 में से, उसे 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। इसके बाद हम जब आगे आते हैं तो हमें मिलता है टोटल संख्या जो हमारे पास थी 284 थी। संविधान निर्माण में 2 साल लग गए और 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन में 11 माह कर लीजिए, यहाँ 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। 284 लोग अंतिम संविधान सभा की बैठक में 24 जनवरी 1950 को बैठे हुए थे, जिसमें से सबसे प्रथम हस्ताक्षर संविधान पर प्रधानमंत्री नियुक्त जो होने वाले थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ, और अंतिम हस्ताक्षर जो देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया हस्ताक्षरित। यानी 284 लोगों के हस्ताक्षर पर संविधान का निर्माण संपन्न हुआ। और टोटल संख्या संविधान सभा में शुरुआत में जब बैठने वालों की मेंबर काउंट करेंगे 90 कम हो गए, 389 में से 90 माइनस हो गया तो 299 था, और अंत में 284 लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, यानी 15 लोगों की मृत्यु हो गई संविधान बनाते बनाते। इस संख्या को आपको याद रखना है, 284 लोग केवल उस समय थे। इसके बाद आपको एक स्पष्ट रूप से अच्छी बात समझ लेनी है कि संविधान सभा जो था, संविधान सभा का काम क्या था, उद्देश्य क्या था। संविधान सभा का उद्देश्य केवल और केवल संविधान का निर्माण नहीं था। उस समय शासन कैसे, व्यवस्था कैसे चलानी है, उसका भी काम संविधान सभा का ही था। इसलिए शुरुआती प्रारंभिक मॉर्निंग के टाइम में संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य करती थी, और इवनिंग के टाइम में संसद के रूप में संविधान सभा ही चली करती थी। ये दोनों बातें आपको याद रखना है कि हम जब संविधान सभा का निर्माण किए थे तो केवल और केवल संविधान सभा का एक काम नहीं था संविधान बनाना, केवल संसद को भी उनका ही काम था। संसद के रूप में भी संविधान सभा ही संचालित होती थी, जो समय दोनों का अलग अलग बटा हुआ था। इसलिए हमारे पास समय की संख्या देखते हैं तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गया। और पैसे की बात करेंगे तो 63 लाख 96 हज़ार लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए जो संविधान निर्माण में लगाए गए थे। आपको चर्चिल और साइमंड्स दो की बात समझ लेनी है। चर्चिल ने कहा था संविधान सभा के ऊपर जो ये संविधान सभा बना है ये एक जाति की संस्था है, और साइमंड्स ने कहा था कि ये एक हिंदुओं की संस्था है। इन दोनों वक्तव्य को एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आप एक जगह लिख लीजिए कि चर्चिल के द्वारा कहा गया था, संविधान सभा के ऊपर कमेंट किया गया था कि यह एक जाति की संस्था है, और साइमंड्स के द्वारा कहा गया था कि यह एक हिंदुओं की संस्था है। ये कमेंट के रूप में था। इसके बाद हम देखते हैं जब तक एक बहुत अच्छा प्रश्न मैंने देखा था किसी पीसीएस एग्ज़ाम में,
1946 से लेकर संविधान का निर्माण आपको देखने को मिलेगा 1950 में पूरी तरह से लागू हुआ था। इसके बीच का ये जो टाइम डिफरेंस है, तब तक किस आधार पर शासन व्यवस्था चल रही थी, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो अंतिम अधिनियम था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसे आप देखेंगे तो 1947 और 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके आधार पर पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था। किस अधिनियम के आधार पर? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो ये अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1946 से लेकर 1950 तक भारत की शासन व्यवस्था को चलाया गया था। यह भी बहुत जगह पर प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। 1947 में जो अधिनियम था और 1935 का जो अधिनियम था जिसके द्वारा शासन व्यवस्था चली थी, 26 जनवरी 1950 को जब देश पे संविधान देश में लागू हुआ तो ये दोनों व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, 1947 का और 1935 का। यही संविधान सभा से संबंधित वो सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो और हम आपको कंटेंट के रूप में बता दे रहे हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी, और जो सबसे जो महिला सदस्य में अगर आप कहें मुस्लिम महिला सदस्य, तो बेगम अयाज पहली जो आप देखेंगे तो मुस्लिम महिला सदस्य में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी जिनका नाम था बेगम अयाज, और 15 सदस्य महिला के सदस्य थी जितनी 299 में 284 में संविधान सभा के निर्माण में। इसके बाद हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 को देश को विधिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे अब संविधान दिवस भी कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को जो हम संविधान के 16 आर्टिकल लागू किए थे, इसलिए हर वर्ष 26 नवंबर को हम विधिक दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी सिफारिश या इस प्रकार से इसे मनाने का सलाह देने वाले थे M.L. सिंघवी, इसे आप याद रखिएगा, M. लक्ष्मी सिंघवी जिनका नाम था, विधिक जानकार थे, विधिवेता थे, विद्वान थे। उनके द्वारा इसकी सलाह दी गई थी कि विधिक दिवस के रूप में 26 नवंबर और संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाए। ये सारी चीज़ें संविधान सभा से संबंधित मैंने आपको कंटेंट दे दिए हैं। आई होप आपका कोई भी प्रश्न इससे छूटने वाला नहीं है, और इसी प्रकार से इसे मेमोराइज कर लीजिए, अच्छे तरीके से MCQ लगाइए। MCQ लगा के अपनी योग्यता को संविधान सभा के अनुरूप जितना भी हो सकता है जल्द से जल्द उसको चेकआउट करिए। जहाँ भी कमी हो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम जो आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उससे संबंधित जो भी कर सकते हैं वो आपको अवेलेबल कराएंगे। आज से हम लोग का पहला सीरीज स्टार्ट हुआ है। याद रखिए, आपका सहयोग और आपका साथ हमें बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद ही हम आपको और अच्छे से उत्साहित होकर अच्छे वीडियोज़ ला पाएंगे। धन्यवाद। मैं संतोष कुमार झा आपका धन्यवाद करता हूँ।